जय हिंद, वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। आप सभी भावी शिक्षकों का, होनहार शिक्षकों का, बिहार के भविष्य निर्माताओं का मैं आपका छोटा भाई सर्वेश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। प्यारे गुरुजी, हमारे बिहार के गौरवशाली प्रतिभाशाली शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम में अब मात्र 1 मंथ का समय बचा हुआ है। इसलिए क्या पढ़ना है? आपको पता है कि बीपीएससी में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न जीके जीएस का अगर आप कर जाते हैं, तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपको वहां से 80% सवाल हूबहू देखने को मिलेगा। अतः साफ है, भविष्य के गुरुजी और जो गुरुजी हैं लगभग जो 63,000 हमारे प्यारे गुरुजी जिन्होंने फॉर्म को फिलअप किया है, उन सबों से बस एक ही निवेदन है कि भैया प्रीवियस ईयर बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन बीपीएससी से 68 तक पूछे गए हर सवाल का डिटेल डिस्कशन आपका भाई करवा रहा है आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। अभी तक मैंने आपको हिस्ट्री का 5 घंटे का एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न कंप्लीट 600 सवाल डिटेल से करा दिया है आपके अपने चैनल सर्विस क्लासेस केजीजी पे। और साथियों, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज भारतीय राज व्यवस्था पॉलिटी। आपको पता है कि बीपीएससी पॉलिटी में 150 प्रश्नों में पॉलिटी से मात्र 10 से 12 प्रश्न पूछती है। यहाँ 120 प्रश्न है और इस 120 प्रश्न में पॉलिटी से 8 से 10 सवाल 110% होंगे। ओके, डन डन डनाडन डन। ओके, और ये जो 10 सवाल होंगे, ये सवाल यहीं से आएंगे, खास करके इसी सवाल से मिलता जुलता हाँ अगल बगल से आएगा। तू मेरे अगल बगल है, तो इस सभी सवालों के अगल बगल आपके एग्जाम का सवाल है। ओके, तो जोरदार तालियों के साथ, जोरदार लाइकों के साथ, जोरदार सब्सक्राइब के साथ आइए जुड़ते हैं आपके अपने प्यारे वीडियो भारतीय अर्थव्यवस्था से। और हाँ साथियों, उससे पहले आप ये भी देख सकते हैं दृष्टि आईएएस का 5000 की बचत 1 नंबर सीरीज। ओके, और बिहार प्राथमिक शिक्षक के लिए 1000 विज्ञान के सवाल। और ये देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती 69 बीपीएससी एंड बिहार दरोगा स्पेशल पीवाई की सीरीज बीपीएससी में पूछा गया संपूर्ण आधुनिक इतिहास 50 से 60% सवाल यही आएंगे आपकी बार बेरोजगारी से मुक्ति पक्का। भोपा पर अनाउंस करा दिए हैं और आप हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, पूरा वीडियो देख रहे हैं। अगर कोई सजेशन है, कोई समस्या है, कोई भी बात कहनी है, कोई सजेशन देना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई नोट चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमारे साथ चैट कीजिए। आपका भाई आपके हर समस्या का समाधान करने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो करेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती 1000 प्रश्नों को तांडव महाकाल का आशीर्वाद से किया गया है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी के नोट से। ओके, और प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह का जो सेट प्रैक्टिस है, मॉडल सेट है, वो भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन वाला फ्री। तो ये सभी क्लास को अगर आप देखते हैं तो यकीन मानिए। और ये देखिए आपका क्या है, संपूर्ण इतिहास का क्लास। ओके, और प्राथमिक गणित भी हो रहा है। सपना देखा है तो मुश्किल हजार आएगी, सपना देखा है तो मुश्किल हजार आएगी, लेकिन वह मंजर बड़ा लाजवाब, बड़ा खूबसूरत होगा जब क्या होगा, जब शिक्षक बनकर आप विद्यालय में जाएंगे, जब शिक्षक बनकर आप विद्यालय में जाएंगे। इन सभी क्लासों को देखिए और देखने के साथ ही साथ आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं आज के अपने दमदार क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था का। पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उन हर एक सवाल का डिटेल एनालिसिस, कंप्लीट ऑपरेशन जिसको कहते हैं, चीर फाड़ वाला ऑपरेशन, एकदम मम्मी के मम्मी कर देंगे बिहारी स्टाइल में। और इतना कोई नहीं कराता होगा, कोई आंसर नहीं बल्कि आंसर से ज्यादा, आंसर से हट से, जरा हट के, जरा बच के। संविधान 26 जनवरी के दिन लागू हुआ करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि आपको पता है कि भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। अरे भैया, जब बन गया था तो इस दिन लागू क्यों नहीं कर दिया गया? आपको पता है कि भारत 3 बार आजाद हुआ है साथियों। हाँ हाँ, 3 बार। एक बार हम अंग्रेज से आजाद हुए 1947 में, दूसरी बार हम अंग्रेज की नीतियों से आजाद हुए 26 नवंबर 1950 को, और तीसरी बार हम बंद अर्थव्यवस्था से आजाद हो गए कब?
1991 में, और उदारीकरण एलपीजी आ गया भारत में। तो 3 बार भारत आजाद हुआ है। कितनी बार? 3 बार। आप लोग एक बार नहीं, एक बार हम अंग्रेज से आजाद हुए, दूसरी बार अंग्रेज की बनाई नीतियों से, और तीसरी बार बंद अर्थव्यवस्था से। ओके, तो कहता है 26 जनवरी को, तो आपको पता होगा, आपको इतिहास में पढ़ा है, 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? 1930 को रावी नदी के तट पे, रावी नदी के तट पे कौन? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? तिरंगा फहराया था और पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। और तभी से भारत सरकार मनाने लगा था, कांग्रेस मनाने लगी थी पूर्ण स्वाधीनता दिवस। इसीलिए 26 जनवरी 1930 की वो यादगार पल, जब प्यारे भारतवासियों ने स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, उस दिन को यादगार बनाने के लिए 2 महीने 26 नवंबर 1949 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक, एग्जैक्ट 2 महीने संविधान को होल्ड पर रखा गया। संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया, और पूरी तरह से लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ओके, अब आपको पता चल गया होगा रावी नदी के तट पे क्या हुआ था लाहौर में। ओके, कांग्रेस के 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया, और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। अतः 26 जनवरी की इस यादगार दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान को 26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान में शामिल है। भारतीय संविधान जब बना था तो इसमें था 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां, 12 सूचियां। अब वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में 450 से अधिक अनुच्छेद है, भाग अभी भी कितने हैं? 22 है, और अनुसूचियां क्या है? 8 थी। अब बढ़कर कितना हो गया? ये आपका सही जवाब क्या है? 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। 8 से बढ़कर 12 अनुसूची हुई है। भाग भी अभी क्या है? भाग 25 हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट भाग क्या है? 22 ही है, उसमें ए बी सी करके जोड़ा गया है। ओके साथियों, और अभी 450 से भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है अभी 450 से अधिक, 444 से अधिक अनुच्छेद कितना है? 400 से अधिक, 400 से अधिक अनुच्छेद है। ओके, जबकि मूल संविधान में कितना अनुच्छेद था? 395। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अनुच्छेद बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। आइए, कहता संघीय सूची। आपको सब पता है कि संविधान के भाग 7 में, किसमें? भाग 7 में, भाग 7 में क्या है साथियों? तो सूचियों का वर्णन है। और ये सूची में क्या है? राज्य सूची, सम सूची और संवर्ती सूची। सूचियां 3 तरह का होती है। राज्य सूची पर कौन कानून बनाता है? राज्य सूची पर कानून बनाता है ओनली फॉर राज्य सरकार। राज्य सूची पर राज्य सरकार, और आपका संवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों। यहां तक तो सभी जानते हैं, लेकिन आप सर्वेश क्लासेस केजी जी के वीडियो को देख रहे हैं, आपको यह भी जानना होगा कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कानून पे क्या हो जाए, विवाद हो जाए, तो लागू किसका कानून होता है? केंद्र का। ओके, जैसे कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। ओके साथियों, तो देखिए एक का ये है, राज्य सूची में कितनी विषय है? 66, और संवर्ती सूची में कितनी विषय है? 46 विषय, 47 प्रविष्टियां हैं। ओके, तो कहता है देखिए राज्य सूची में 97 थी, वर्तमान में 98 हो गई। राज्य सूची में 66, वर्तमान में क्या है? 59 हो गई। और राज्य संवर्ती सूची में 47 से बढ़कर कितना हो गया? 52। और ये जो 52 बढ़ा, यानी 47 से 52 कितना? 48, 49, 50, 51, 52। ये जो 5 बढ़ा है, ये भी पूछ देगा ना आपसे, हम ही बताएंगे ना। ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये 5 जोड़ा गया। इसमें क्या था? वन परिवहन था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, और साथियों क्या था? पर्यावरण का रक्षा था। ओके साथियों, याद रखिएगा, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को सही विचारों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, इस तरह से आपको पूरा का पूरा प्रस्तावना याद होगा। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्रों को याद होता है। ओके, इसमें क्या है? तो सबसे पहले आता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है? धर्मनिरपेक्ष। तो इसमें क्या है? सबसे पहले क्या आ रहा है साथियों? सबसे पहले आ रहा है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अतः क्या है आपका सही जवाब? क्या है? यही है। ओके, तो प्रस्तावना याद होना चाहिए आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन? तो एक्चुअली में क्या है, भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द था ही नहीं। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के द्वारा जोड़ा गया। और ये शब्द लाया कहां से गया? तो ये शब्द लाया गया रूस से। कहां से लाया गया? रूस से लाया गया। उस समय पता है आपको, रूस का प्रभाव बहुत ज्यादा था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के मूल अधिकार से हटा दिया गया। ओके साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3। अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवाद। और
और भी जोड़ा गया था तो लोग कहते और के साथ 4 गो, तो नहीं, और को नहीं जोड़ना है। मेन शब्द कितने थे? 3 थे, और ये चौथा जो और है, और क्या था? पूरक शब्द था। ठीक है। नए एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कौन सा बहुमत चाहिए? एक नए राज्य बनाने के लिए, राज्य बनाने के लिए एकदम साधारण बहुमत चाहिए, और ये अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है? तो संविधान में संशोधन होता है, और इसका वर्णन किस में? इसका वर्णन है भाग 20 में साथियों। ओके ओके। और राज्य बनाने का लिए जो अनुच्छेद है वो 4 का 2 है, और भाग 1 में ही लिखा हुआ है कि भारत के अंदर कितना भी राज्य बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्य को क्या है? स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। अखंडता, भारत की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। परंतु देखिए, याद रखिएगा, 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो ओनली फॉर इंडियंस है। ओनली फॉर इंडियंस। जो फॉरेनर है वो भारत आएगा, बाकी सभी मौलिक अधिकार का उपयोग करेगा, लेकिन 15, 16, 19, 29, 30 का प्रयोग नहीं करेगा। ओके साथियों। 19 क्या है? बोलने की आजादी है। 15 का है तो आपका शैक्षणिक संस्थान में, और 16 क्या है? तो लोक अवसर की समानता। मतलब अभी जो नौकरी हुआ, आमिर सुबहानी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो बोला क्या है हम सभी को देंगे, और 38% जो बाहरी राज्यों का क्या आ गया? फॉर्म आ गया, तो वो सब क्या है? समझ गए? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 भाषाओं में अभिव्यक्त है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण का मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। यह क्या है? गैर नागरिक विदेशी प्राप्त। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे की फहराने के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये जो मौलिक अधिकार दिया गया है 19 के 1 में, स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? 19 के 1 में। और ये किस में दिया गया था? नवीन जिंदल नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसे इसके लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, और बोला हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा तिरंगा, हमारा केसरिया, उजला और हरा और बढ़ता हुआ चक्र हमारे सामने रहे, ताकि हम हमेशा क्या रहे? ओत प्रोत और अभिभूत होते रहे कि हमें भारत माँ की इस राष्ट्र ध्वज की क्या करनी है? सुरक्षा करनी है, और भारत माँ की सेवा करनी है। तो नवीन जिंदल राम सुप्रीम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि आप मर्यादा के साथ, शान के साथ क्या कर सकते हैं? फहरा सकते हैं। नहीं तो ऐसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी को ही फहरा सकते थे। ओके। कहता है भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2002 को जोड़ा गया। अब क्या है? शिक्षा जो है 6 से 14, पहले ये किसमें था? तो पहले ये नीति निर्देशक तत्व था। नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 46 में था। लेकिन अब यहां भी है, लेकिन यहां क्या है? 0 से लेकर 6 साल तक, और 6 से 14 वर्ष से बच्चों को आप शिक्षा से महरूम नहीं रख सकते हैं, और आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं। तो याद कर लीजिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21 के क में जोड़ा गया है। इसको लिखते हैं 21 का ए। ओके, ए का मतलब क्या है? समझ जाइए, बाद में जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21(1) जोड़ा, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था। इस अनुक्रम के शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित कर 1 अप्रैल 2010 को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। साथियों, इनमें से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? देखिए, सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, ये क्या है? आपका विधिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार क्या? अब मौलिक अधिकार हो गया। शिक्षा का अधिकार क्या हो गया? मौलिक अधिकार हो गया है। लेकिन ये क्वेश्चन जब पूछा गया तब भी शिक्षा का अधिकार ही मौलिक अधिकार है। काम का अधिकार नहीं है, और मकान का अधिकार नहीं है। भारतीय अनुच्छेद 19 के क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्र अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है? अभिव्यक्ति का अधिकार में नहीं आता, यह मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार है या फिर नहीं है, ये 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम को पढ़ने से पता चलेगा। लेकिन 86वां संविधान संशोधन द्वारा, तो यहाँ सटीक जवाब आपका क्या होगा? सी ही होगा। कहता है भारतीय संविधान में देखिए आपका ई ऑप्शन भी है, यहाँ ई ऑप्शन के साथ है ना क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग को अच्छा दिक्कत नहीं होगा। कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए नीचे दिए गए कौन सा सूचीबद्ध है? समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल 39 में, समान नागरिक संदिग्धता आर्टिकल 44 में, छोटे परिवारों का मापदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी क्या है? तो कहता है कि भाग 4 में कौन सा निहित है? भाग 4 में कौन सा निहित है? 1 और 2 दोनों निहित है। और ये जो छोटे, ये क्या है? ये तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम में छोटे परिवारों का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा। भाग 4 को हम लोग क्या कहते हैं? ये हम लोग कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। इसको हम लोग कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ठीक ना पॉलिसी। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भारत की सरकारों का आईना।
कहते भारत का सरकार जो है इसी के तहत क्या करेगी, काम करेगी। ओके साथियों, प्यारे गुरुजी, मजा आ रहा है? इतना डिटेल करा रहे हैं, मजा तो आ रहा होगा। 4 में निर्देशित सिद्धांत, उनसे 39 के क में समान कार्यों के लिए, मतलब महिला और पुरुष दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन दिया जाएगा। लेकिन हे मैडम जी, समान कटअप नहीं होगा। हाँ मैडम, और ये याद रखिएगा, महिला साथी हमारी याद रखेगी, महिला साथी क्या पता जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है, वीडियो देखती है कि नहीं देखती है, लेकिन उनका प्रेजेंस नगण्य नजर आता है। अरे महिलाओं, अरे हमारी गुरु आइनियों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप लोग जुट कर पढ़िए। आपका कटअप 68 से 69 से ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब 60 प्लस से ज्यादा जनरल का कटअप नहीं जाएगा महिलाओं में, और महिलाओं का तो बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले। थोड़ा पढ़ लीजिए। 44वां नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है। अनुच्छेद 350 के क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का क्या विशेष निर्देश है। और इसी के तहत जो है आपको पता है कि यूपी वाले आ रहे हैं और बिहार वाले हैं, तो यही सब मिलकर क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा दे। हालांकि भाग 4 में उल्लेखित नहीं है, इसका प्रभाव भी निर्देशक तत्व जैसा ही है, परंतु यह राज्य द्वारा बाध्यकारी नहीं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसे कहते हैं मिनी संविधान संशोधन। और ये करने वाली कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और एकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कौन तुम्हें यूं समझाएगा? ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग, आई एक्सप्लेन वेरी वेल। भारत में राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत में राष्ट्रपति तो क्या है, नाम मात्र का। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया था मेंस में कि बताइए कि बिहार का राज्यपाल और भारत के राष्ट्रपति दोनों रबर स्टाम्प की तरफ है, मंत्रिमंडल जहां कहता है वहां क्या करता है, मोहर मार देता है। ऐसा क्यों है? व्याख्या कीजिए, क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या किया गया था सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। और ये किसके द्वारा करता है? तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है सीधे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद है, और अनुच्छेद 53 में है कि ये क्या करेगा। लेकिन ज्यादातर इसका कब्जा किस पे होता है? मंत्रिमंडल का होता है। लेकिन आयोग ने अब इसका रिजल्ट ये मान लिया तो यही होगा। अब क्या है, अभी हमारे चेयरमैन कौन है? अतुल प्रसाद। और ऐसे प्रश्न का वो विकल्प हमेशा ही मानेंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत में राष्ट्रपति। ऐसा घटना मात्र 2 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 2 बार। एक बार हमारे ही बिहार के राज्यपाल थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और वो बने थे तीसरे पर राष्ट्रपति, और उनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। और जब देहांत हो गया तो उस समय उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी, और वो चुनाव लड़ना चाहते थे राष्ट्रपति का, तो उन्होंने दे दिया त्याग पत्र, क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? लाभ का पद। और ऐसे में पहले बार बने थे सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन जाते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश का बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, और राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, और ऐसा 2 बार हुआ है। तो एम हिदायतुल्लाह क्या बने थे? एम हिदायतुल्लाह ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश है। कौन? एम हिदायत हिदायत तो यो तो यदत उल्लाह, एम हिदायतुल्लाह क्या बने थे? पहली बार बने थे। ओके साथियों, और ये कब हुआ था? 1969 में। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो प्रतिभा पाटिल जी बनी थी 13वां। ओके, प्रतिभा पाटिल के बाद कौन बने थे? 13वां कौन बने? तो प्रणब दा, मर भी गए। और प्रणब दा के बाद 14वां कौन बने? तो कोविंद जी। और अभी 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो 15वीं राष्ट्रपति है अभी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी क्या है? अभी भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। और इसने किसे हराया है? 15वीं राष्ट्रपति यशवंत सिन्हा को हराया है। और ये भारत की दूसरी, प्रतिभा पाटिल क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, और श्री द्रौपदी मुर्मू जी भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। और साथ ही साथ ये क्या है साथियों? ये दूसरी महिला राष्ट्रपति के साथ साथ जो है पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है। 19 जुलाई 2007 को भारतीय गणतंत्र के 13वें राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए। 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अभी क्या है? तो अभी 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, और अब 15वें राष्ट्रपति बन गई है कौन? बिल्कुल सही जवाब। कहता है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो बस सिंपल है, जब राष्ट्रपति महोदय उस पर क्या करते हैं? आर्टिकल 114 के तहत हस्ताक्षर कर देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 में, संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से क्या होता है? संबंधित उपबंध में
कानून बन जाता है, राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर होते हुए कानून। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, इनका क्रमांक है 12वां, और 13वां भी इन्हीं का क्रमांक था, और अभी 14वां क्रमांक है किसका, तो जगदीप धनखड़ का, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ का क्या है 14वां क्रमांक। और व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से इनका क्रमांक है 13वां, किनका, जगदीप धनखड़ की जगदीप। 13वें राष्ट्रपति कौन थे, तो 13वें राष्ट्रपति तो आपका पता है वेंकैया नायडू, और 14वें अभी कौन है, तो 14वें हैं अभी जगदीप धनखड़ जी, चुटकुले अंदाज के लिए जाने जाने वाले जगदीप धनखड़। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ नेशनल सेक्रेटरी काउंसिल, नेशनल सेक्रेटरी काउंसिल हेड इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अटॉर्नी जनरल, और दिस इज द आर्टिकल 148, ओके। और दिस टाइम इंडियन अटॉर्नी जनरल इज ए हु, इंडियन अटॉर्नी जनरल इज ए के वेणुगोपाला, के वेणुगोपाला, ओके साथियों। और ये जो है 76 के 4 में क्या लिखा दिए थे वहां 141, क्या लिखा दिए थे 100, अरे भैया 148 में तो क्या है, सीएजी क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं, लिखा दिया, ये क्या है, गलत है, आर्टिकल 76 होगा। थोड़ी थोड़ी पिया करो के तहत क्या है, मजा आ रहा होगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायाधीश संसद के किसी भी सदन में जाकर बैठ सकता है, किंतु वो अपना मत नहीं दे सकता, और मत नहीं दे सकता ये प्रावधान किस में, आर्टिकल 88 में है। जहां जहां मेरा कलम चल रहा है, आर्टिकल 80 हो तो या 74 का 4 हो, यही सब क्वेश्चन क्या है आपके एग्जाम में छपने वाला है, छपने वाला है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह तक या 60 दिनों तक क्या रहे, अनुपस्थित रहे, और बिना क्या चीज, बिना 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 लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किए, लोकसभा सचिवालय को सूचित किए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 101 के 4 में तथा संसद तथा अनुच्छेद 119 190 के 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अधिवेशन में संसद के 17वां या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं साथियों, तो 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ओके साथियों, 250 सदस्य होते हैं जिसमें 12 लोकसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जिनका मनोनयन शिक्षा, फिर क्या किया जाता है, जिनका मनोनयन 4 क्षेत्रों से किया जाता है, शिक्षा से, सामाजिक से, न्याय से, सहकारिता से, ओके। 238 से अधिक और क्या 12 सदस्यों से मिलकर बना होता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं हो सकता, और राज्यसभा किसमें 80 में है, और राज्यसभा 83 के 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है। और क्या है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। किस राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है, किस सभा का, तो राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। ये कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अभी कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं। ओके, तो कहता है 89(1) के तहत 64 के अनुसार, अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन साथियों, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति जी होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, एकदम सही है, 110%। 14 दिन रख के वापस करना। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, बिल्कुल गलत। धन विधेयक हमेशा सबसे पहले कहां आएगा, लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा में आए चाहे ना आए उसको तो 14 दिन में निपटाने हैं। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाले राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, बिल्कुल सही। यही क्या है, सही नहीं है, तो बी नंबर सही नहीं है साथियों। और धन विधेयक की चर्चा किसमें है, तो धन विधेयक की चर्चा आर्टिकल 110 में। और ये विधेयक जो है ये राष्ट्रपति के क्या होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से क्या होता है, सदन में जाता है। और धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोग कौन लेता है, इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष। अभी कौन है, ओम बिरला। कौन है, ओम बिरला। कहाँ के हैं,
तो कोटा के हैं। अरे भैया इतना कौन बताएगा, कौन तुम्हें यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं, कौन तुम्हें यूं एक्सप्लेन करेगा जैसा मैं करता हूं। अनुच्छेद 19 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा में धन विधेयक 14 दिनों की अवधि में पारित करना होता है। धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110। ओके साथियों, लेखा अनुदान बना है। लेखा अनुदान बजट, जब लेखा अनुदान अब क्या है, कम हो गया। पहले क्या था कि बजट पारित होता था 28 फरवरी को और बजट लागू होने में लगता था 1 अप्रैल का समय। 1 अप्रैल, इस समय जो अगर पैसा का जरूरी होता था कब से, 28 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो क्या लिया जाता था, लेखा अनुदान लिया जाता था। अब 1 फरवरी को क्या कर दिया जाता, बजट पारित कर दिया जाता ताकि लेखा अनुदान लेने की जरूरत ना पड़े। तो विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समेकित कोष में कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार को वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकारी विनियोग विधेयक हेतु तुरंत नहीं लाया जाए, अनुच्छेद 116 के तहत, अनुच्छेद 116 के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सरकार के लिए एक अग्रिम राशि मंजूर कर सकती है। ओके साथियों, अनुच्छेद 116। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसे होती है, ये देता है राष्ट्रपति को। लोक लेखा समिति, यहाँ ऊपर गड़बड़ लिखा है, लोक लेखा समिति जो है ना, अच्छा सीएजी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। क्या, किसको रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसको देता है, लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर किसको देता है, लोक लेखा समिति को। फिर लोकसभा लेखा समिति जिसमें कितने सदस्य होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर, और उसमें 15 किसका होता है, तो 15 लोकसभा का और 7 किसका होता है, 7 राज्यसभा का। यूं कौन बताएगा, यूं कौन बताएगा। तो ओके साथियों, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। इनका उद्देश्य समाचार उदय और इसके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी कैग कहते हैं, कैग के रिपोर्ट को जांच करता है। समानता विपक्ष के अध्यक्ष, ये क्या 1967-68 से ये परंपरा बन गई है। लोक लेखा समिति का हमेशा अध्यक्ष कौन होगा, विपक्ष का नेता। अभी कौन है, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। ओके, याद रखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 1950 में हुआ है। कैसे, कैसे सही नहीं है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय देश के उच्चतम अदालतों में से कैसा ही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय की अदालत सुनवाई कर सकता है। अरे सर्वोच्च न्यायालय है, कोर्ट मार्शल उर्शल सब आएगा सर्वोच्च न्यायालय में, सबका सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय। सशस्त्र सेना अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल कौन है, राजेंद्र आर्लेकर। ओके साथियों, याद रखिएगा। तथा अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह इस और कहेगा। वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र देगा हमेशा राष्ट्रपति को। इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर। राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही करता है, और ये अपना त्याग पत्र भी किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद से शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत है। इससे पूर्व राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त अपना पत्र 217(1) के तहत क्या कर सकते, सिद्ध कदाचार या समर्थता की स्थिति में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित राष्ट्रपति प्रमुख। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का मानपुत्र कौन था, तो भारत में चलित मोबाइल कोर्ट कौन दिए थे, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि न्याय को लोगों के दरवाजे पर होना चाहिए, न्याय को लोगों के दरवाजे पर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने दिया था चलित न्याय कोर्ट का क्या चीज, आदेश। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद क्या है, 352 भी है, अनुच्छेद 356 है, अनुच्छेद 360 है। इस सबों के द्वारा क्या करता है, राष्ट्रपति जो है अब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। और ये क्या है साथियों, तो ये भाग 18 में है। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान हमने कहां से लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया है साथियों। साथियों आइए इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत क्या है, आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह के अवसर पर क्या कर सकते हैं हम लोग,
तो कर सकते हैं। 44वां संविधान संशोधन मानसिक अशांति की जगह क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। 355 में संघ की कर्तव्य, जैसे मणिपुर में अभी क्या लागू है, तो मणिपुर में अभी क्या लागू है साथियों? तो मणिपुर में अभी लागू है 355। और अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलना ही पड़े, अन्यथा समाधान हो जाए कि राज्य में कानून व्यवस्था एकदम गड़बड़ है, तो आर्टिकल 356। बिहार में पहली बार कब लगा था? 1968 में लगा था। ओके साथियों। और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगेगा, जो कि एक बार अभी भारत में नहीं लगा है। भारत के पास बहुत पैसा है। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर, हमें क्यों नहीं लगता है कि यह सवाल छपेगा? 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा, ये कौन कौन के थे? राजीव गांधी की सरकार ने ऐसा किया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। 28 मार्च 1989 को प्रवासी हुआ। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु का मताधिकार पहले का प्रयोग 1989 में नवी लोकसभा में किया गया। लोकसभा में, नवी लोकसभा। ऊपर कराई दिए हम लोग। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं साथियों। कितनी भाषाएं हैं? यहाँ 18 लिखा हुआ है। 18 है। 18 नहीं, कितना है? 22 भाषाएं हो गया है। तो ये पुराना क्वेश्चन है। और आपको पता है कि 3 भाषाएं बोधो मॉड्यूल जोड़कर संस्थाली 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी, जो कि संविधान संशोधन के बाद कितनी हो गई? 22। ओके साथियों। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। ये आपके कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति। कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय। और क्या हुआ था? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरुआत किया गया था। यह विकास कार्यक्रम क्या हुआ? पूरी तरह सफल हो गया। इसके जांच के लिए बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर एक क्या हुआ? आयोग की स्थापना हुई। आयोग ने कहा कि देखिए, आप तो सरकार, केंद्र सरकार तो रुपया भेज रही है, लेकिन लोगों तक तो पहुंच नहीं रहा। इसलिए आपको करना क्या होगा? तो आपको यह करना होगा कि एक त्रिस्तरीय मॉडल अपनाना होगा। और अपना लिया गया। निम्न में से कौन सी केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही है? बड़े देशों के लिए आदर्श क्या है? निम्नलिखित में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श, त्वरित न्यायालय, लचीलापन, कानून का एकरूपता, ये सब होता है। लेकिन क्या होता है? बड़े देशों के लिए आदर्श नहीं है। कौन? तो केंद्रीय। इतना मतलब कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? वही सत्ता का विकेंद्रीकरण। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की। उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। अशोक मेहता ने उनमें से किसकी सिफारिश की? अशोक मेहता ने पंचायती राज की द्विस्तरीय प्रणाली की क्या थी? सिफारिश की थी। और यह सिफारिश कब किया गया था? 1977 में। लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। त्रिस्तरीय प्रणाली ही लागू रहा। ओके। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक पदाधिकारी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, देखिए त्रिस्तरीय में क्या होता है? ग्राम में ग्राम पंचायत, प्रखंड में क्या होता है? पंचायत सचिव। और ब्लॉक स्तर पर होता है बीडीओ। ओके, प्रमुख। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का प्रशासनिक पदाधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, जो ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के बीच समन्वय का काम करता है। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय का कार्य करता है। ओके, अभी जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है? तो बिहार के हर जिले में अलग अलग होगा। जैसे कि पटना में 4 गो जिला पंचायत अध्यक्ष। ओके। कहता भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? तो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल प्रशासनिक अधिकारी है। कहता 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति की सूची में शामिल जातियों की संख्या है 1206। और ये 1206 हो गई थी, अब और बढ़ी होगी। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी कितने सदस्य है? 5 सदस्य। कौन? तो इसमें जर्मनी नहीं है, फ्रांस है, चीन है, ग्रेट ब्रिटेन है, और उसके बाद क्या? यूएसए है, और एक क्या है आपका? रूस है। ये 5 क्या है? अस्थायी सदस्य है। जर्मनी अस्थायी सदस्य है। भारत भी क्या है? अस्थायी सदस्य है। 15 अस्थायी सदस्य होते हैं, और हर 2 साल में ये अस्थायी सदस्य क्या होता है? बदलता रहता है। एनिमेस्टी इंटरनेशनल का संगठन है जो जुड़ा हुआ है। एनिमेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों को संरक्षण से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। कहाँ है? लंदन में है साथियों। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक व्यापी मानव अधिकार संगठन है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेनेसन ने की थी। वर्ष 1961 में पीटर बेनेसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगेटन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एम्नेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं विचारों में से। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, और इसका दूसरा नाम है सिन्हुआ न्यूज एजेंसी। क्या नाम है? सिन्हुआ न्यूज एजेंसी, न्यू चाइना चीन एजेंसी। कहता है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ये येलो बुक किस देश की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है साथियों? तो ये जो है येलो बुक फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को कहा जाता है। भारत की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है, श्वेत पत्र। भारत का सरकारी रिपोर्ट क्या कहलाता है? श्वेत पत्र कहलाता है। भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई? भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कब हुआ? बेंगलुरु में हुई। कब हुई? भारत में प्रथम विधि विश्वविद्यालय यानी कि लॉ कॉलेज, LAW, लॉ कॉलेज का स्थापना कहाँ हुई साथियों? तो ये स्थापना हुई थी कहाँ? बेंगलुरु में 1987 में। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई। कब की गई साथियों? 1 दिसंबर 1965 को। इसलिए सीमा सुरक्षा बल BSF अपनी स्थापना दिवस कब मनाता है? 1 दिसंबर को मनाता है। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। हम भारत के लोग वाला में आप पढ़े होंगे सबसे लास्ट में आज 26 नवंबर 1949 को मार्ग पे शुक्ल पक्ष तृतीया को हम लोग क्या करते? भारतीय संविधान का अंगीकृत नियमित आवास में। लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो क्यों 2 महीना वेट हुआ? पहला क्वेश्चन में करा दिया। भारतीय संविधान किस दिवस को मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था भारत की संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए क्या है? अग्रसर है। ये प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत के, और ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द, एक पंथ निरपेक्ष, एक समाजवादी और एक अखंडता। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में प्रस्तुत करता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता में क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है संविधान को हम भारत के लोग से, मतलब क्या है? भारत के संविधान में लौकिक प्रस्ताविता फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का डिफिनेशन ही है, मतलब संविधान का नहीं बल्कि लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। ओके, कहता है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का क्या अधिकार है? मोदी जी को हम लोग बदल सकते हैं। ओके, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति प्रकृति में संज्ञा किंतु भावना में एकात्मक, प्रकृति में संज्ञा एवं भावना में एकात्मक है। कौन सा? आपका भारतीय संविधान। प्रोफेसर वेयर ने क्या कहा था? जिसे अर्ध संघीय संविधान कहा था। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। प्रोफेसर वेयर ने क्या कहा था? अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान, जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप से कहा। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न विशुद्ध एकात्मक है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में प्रबंध है दल बदल कानून से, और ये कब जोड़ा गया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 52वां 52 ओके 1985 में जोड़ा गया था, राजीव गांधी की सरकार द्वारा जोड़ा गया था, लेकिन ये क्या है? सक्सेस नहीं हुआ। भूमि सुधार के विषय के अंतर्गत क्या है? तो समवर्ती सूची। भूमि सुधार विषय के अंतर्गत, भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि पर टैक्स लेने का अधिकार किसका? राज्य। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा? आपको पता है कि नागरिकता का प्रावधान किसमें है? भाग 2 में है, 5 से लेकर 11 में है। अभी सीमा हैदर आ गई है, नागरिकता उसको मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की लड़की को हम नहीं रह सकते, कहीं और की रहती जल्दी मिलता। देखिए क्या होता है। भारतीय अधिकार 1955 के बाद में संश्लेषित भारतीय नागरिकता तरीके से की जा सकती है, जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भी भूभाग में सम्मेलन द्वारा और रजिस्ट्री द्वारा। ठीक ना साथियों? अभी तक कितने बार संशोधन हो चुका है? 5 में। सबसे लास्ट संशोधन कब हुआ था नागरिकता में? 2015 में। भारत की नागरिकता में 2015 में। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून 2015 में पारित हुआ होगा, वही 2015। ये वाला पूछ सकता है। कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और 11 दिसंबर 2019 यह राज्यसभा द्वारा पारित हो गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को क्या किया? हस्ताक्षर कर दिया और अब मंजूरी। 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2020 क्या होगा? लागू होगा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र ही क्या है? विधि का नियम है। ओके साथियों,
विधि का नियम है किसमें? आर्टिकल 14 में है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता किसमें? आर्टिकल 14 में। और इसी के तहत क्या होता है? समान समान संरक्षण। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के द्वारा और उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 226 के द्वारा। ओके साथियों, प्यारे गुरुजी देख लीजिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। ओके साथियों, और 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है परम आदेश। किस आदेश से तुमने क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर 24 घंटे के अंदर किसी को कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से किया? और उत्प्रेषण खत्म करते और प्रतिषेधन बंद कर देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है। और ये किस में? आर्टिकल 161 में। मतलब अभी जो है अभी जो है प्रेस में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? प्रेस फ्रीडम स्थान में भारत का संविधान है 161वें स्थान में। ठीक, कहता है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। 19 के 1 के क में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधित है वही क्या है? उसी को भारतीय संविधान में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार कौन नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, ये था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में से क्या कर दिया गया? हटाकर 300 में जोड़ दिया गया। और अभी क्या है? ये कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार है। ओके साथियों, कहता है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को संवैधानिक उपचार का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। यह एक कार्रवाई है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। इसके अतिरिक्त उत्प्रेषण को भी पोस्टमार्टम रीट कहा जाता है क्योंकि इसमें भी निर्गत क्या है? न्यायिक कार्रवाई की जांच की जा सकती है। पोस्टमार्टम की भी कार्रवाई एक कार्य कार्यकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। एक कार्यकारी राज्य का आदर्श का वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व हम लोग कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। भाग किस में है? तो भाग 4 में है साथियों। भाग किस में? भाग 4 में है। आर्टिकल किस में? आर्टिकल 36 से लेकर कहां है? 51 तक। ओके साथियों, 36 से लेकर 51 51 तक। भारत में निम्नलिखित में से किससे अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? पंचायती राज प्रणाली राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में की गई। और ये किससे प्रेरित है? गांधीवाद विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। क्या चीज आपका? यही। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न समझा जाता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या है? ये प्रवाद योग नहीं है। इसको लेकर न्यायालय में हम लोग क्या कर सकते? कोर्ट फाइल नहीं कर सकते, कैसा सरकार बोली थी। ठीक नहीं, इसीलिए क्या ये दिक्कत है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया जाता है 42वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 76 द्वारा जोड़ा गया था। किसके कहने पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पे। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने? 11 मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? तो 86वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कब? 2002 में। इस प्रत्येक माता पिता का यह अधिकार है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चे को क्या करे? शिक्षा देने में काम करे। और ये कब किस में जोड़ा गया है? तो भाग 4 के क के 51 के क में सम्मिलित है। 42वां संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 10 आचार मौलिक कर्तव्यों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति, समृद्धि और विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य आप लोग याद कर लीजिएगा 51 के क में जो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। आपको पता है आर्टिकल 79, 80 और 81 को मिलाकर क्या बनता है? संसद बनता है। तो राष्ट्रपति संसद का क्या है? अभिन्न अंग है। ओके, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ये बता दिया। राष्ट्रपति भारत का अभिन्न अंग है। तथा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा। ओके साथियों,
अनुच्छेद 53 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधि के अनुसार एक अनुपातिक प्रतिनिधि भी है और एकल मत प्रणाली, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? अगर ई रहता तो ई होता, उपरोक्त में से एक से अधिक वाला। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है किसे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किसे सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा साथियों? संसद के द्वारा, और महाभियोग लगाकर। 56(1) में उपखंड के अनुसार आर्टिकल अनुच्छेद 61 में उपबंधित है कि अनुच्छेद 61 के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग चलाने के लिए कितना? तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए, लगभग 50 सदस्यों का हस्ताक्षर, और साथ ही साथ राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व क्या दिया जाता है? सूचना दिया जाता है, उसके बाद ही महाभियोग। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष होता है क्यों? कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 53(1) के अनुसार भारत की कार्यपालिका शक्ति किसके पास होगी? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया इन ए प्रेसिडेंट। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है मंत्रिमंडलीय सचिव। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडलीय सचिव होते हुए सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो केंद्र शासित अधिशासित भारत के राष्ट्रपति में क्या किया गया? निर्दिष्ट किया गया है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है बाह्य आक्रमण के आधार पे, युद्ध हथियार बंद विद्रोह के आधार पे और युद्ध के आधार पे, ठीक ना, और उपरोक्त में वर्णित सभी कारणों, तो ये सभी कारणों कैसे कारण। और अनुच्छेद 352 में ऐसे आपातकाल है, आपको बता दिए भाग 18 में 3 तरह का आपातकाल है। वृत्तीय आपातकाल, राज्य के लिए आपातकाल, अनुच्छेद 55, 56, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 60 में क्या है? वृत्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में कितने बार लग चुका है अनुच्छेद 352 के तहत? तो 3 बार लग चुका है। एक बार कब लगा था? भारत पाकिस्तान युद्ध के तरह के समय 1965 में, मतलब 1962 में भारत चीन युद्ध के समय लगा था, तो 1965 तक कैरी फॉरवर्ड कर गया था। और दोबारा लगा था भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय, और तिबारा लगा था 1975 में। पराया किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राज्यपाल की सलाह पर। राज्यपाल के लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, बिना लिखित के नहीं। पहले क्या होता था? ऐसे केंद्र सरकार लगा देता था राज्यपाल से बिना पूछ ले। अब क्या बोला? राज्यसभा लिख के दे। कारण भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। बाकी सभी प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के तहत कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर सीडीएस सबका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। देश में किसी भी आपातकालीन स्थिति को लागू करने का भी कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार नहीं प्राप्त है, वह क्या कर सके? क्षमा कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। ये कैसे हटाएगा? इस पर तो महाभियोग लगता है ना, महाभियोग। आपातकाल की घोषणा कर सकता है 352 से लेकर 360 तक। अध्यादेश जारी कर सकता है 1, 2, 3 के तहत। ओके साथियों, तो अनुच्छेद 124 के 24(4) के अनुसार, अनुच्छेद 124(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 मत। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बिहार के थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनका घर कहाँ था साथियों? तो उनका घर था आपका सीवान के जीरादेई में। ओके साथियों, कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशित के न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल गलत है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, तो यही क्या है? गलत है। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होगा? संसद के दोनों सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। प्रधानमंत्री मुख्य क्या है? केंद्रीय सरकार का।
प्रधानमंत्री 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता की सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। मुख्यतः यह लोकसभा में बहुमत दल वाले नेता। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, वह मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को क्या करे, अवगत कराए। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तो राष्ट्रपति के प्रति। ओके साथियों, और कहता 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति क्या रहते, प्रसाद। और 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। कहता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन, कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है आपकी विधायिका। कहता सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। संसदीय व्यवस्था, विधायिका कार्य न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, सही है, ये तो सही है। कहता है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेही है, तो विधायिका, ये भी सही है। विधायिका एवं न्यायपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र तो है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र भी है। और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही है, ये गलत है। तो क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। शासन प्रणाली में समानता 2 पद्धतियां होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। बाद में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय प्रणाली व्यवस्था अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। और संसाधनक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, राष्ट्रपति के ओके विकल्प। मतलब भारत में प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो भारत में प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के प्रति जवाबदेह। ये समझ गए ना कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी तो होती है, ओके नहीं है यहाँ पे वो, ठीक है। और क्या कहता है, तो हो गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः वे भी लोकसभा के प्रति उत्तर। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ, वो कहाँ हुआ है, वो है अनुच्छेद 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल का प्रयोग एक ही बार हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ हुआ, अनुच्छेद 352 में हुआ है। और कहा गया 352 में कि राष्ट्रपति आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करेगा, क्योंकि 1975 में जो इंदिरा गांधी अपने मन से आपातकाल लगवा दी थी, किसी को पता भी नहीं था। भारत सरकार के कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल, जिसको भारत का महान्यायवादी कहते हैं। और इसका वर्णन किसमें, आर्टिकल 76 में है। ये लोकसभा के किसी भी में भाग ले सकता है, किसके तहत, 88 के तहत। ओके साथ, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है, तो राज्य सरकार को परामर्श देता है एडवोकेट जनरल। अभी भारत के बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है, तो बिहार के एडवोकेट जनरल है PK शाही जी। बिहार के एडवोकेट जनरल कौन है, PK शाही। आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, आजादी के आधार भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ। कब हुआ, 1956 में। बता लोकसभा के नेता कौन है, तो लोकसभा के नेता होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जो वर्तमान में कौन है, ओम बिरला। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अच्छा, लोकसभा का नेता पूछ रहा है, सॉरी लोकसभा का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, लोकसभा के नेता पूछ रहा है। लोकसभा का नेता कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है जब वो वैध मतों का 1/6 भी प्राप्त नहीं कर पाता। वैध मतों का 1/6 भी प्राप्त ना हो सके वो क्या करता है, अपनी जमानत को खो देता है। अपनी जमानत को खो देता है जब उसे 1/6 1951 में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 में, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 158 में के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना के आधार पर यह निर्धारण किस वर्ष तक है, तो 2026 तक। ओके, अब तो नया सेंट्रल भवन बन गया है और अब इसे क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। संविधान के 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुसूचित 81 के 3 के अनुसार
परंतु में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 2026 तक 1971 के प्रावधान। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है जनगणना 1971 के अनुसार। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन सी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और उस समय इसका जवाब क्या था? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हैं? सबसे ज्यादा तो आपका कहाँ है? यूपी में। कितना है साथियों? विधान 500 सदस्य है यूपी में। लेकिन यूपी था नहीं, उसके बाद बिहार भी है। देखिए, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा और प्रादेशिक निर्वाचन और अधिकतम 500 और न्यूनतम 7 सदस्य हो सकते हैं। और क्या है? अधिकतम जो है कितना? यहाँ 500 लिख दिए थे क्या? यूपी में 403 है। यूपी में कितना है? 403 है। जबकि सबसे छोटी कितनी हो सकती है? 60। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के जहां 30, जबकि राज्यसभा में राज्यों में सिक्किम है जहां पर कितना है? मात्र 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की जहां कितनी है? 403 है। उपयुक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश 60, मेघालय 60, मणिपुर 60 एक समान। हिमाचल प्रदेश में 68 की संख्या सर्वाधिक है, तब इस उत्तर क्या होगा? बी होगा। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास थी? ये शक्ति थी राष्ट्रपति के पास, लेकिन ये क्या हुआ? समाप्त हो गया है। अब हम लोग अंगल भारतीयों को नियुक्त नहीं करते। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के अंगल भारतीय समुदाय को नियुक्त करने के अधिकार था 2, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अब इसे निष्प्रभावी कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? लोकसभा में किसके तहत? अनुच्छेद 330 के तहत। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितने जिले आरक्षित है? तो 6 सीटें आरक्षित है। तथा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ये किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के कहने पर, सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री अगर कह दे कि हमारी लोकसभा को क्या कर दिए भंग, 82(2) के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के सलाह। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते? तो लोकसभा में कम से कम 2 बार। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते? 2। 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक की आगामी बैठक के बीच मात्र 6 महीने का अंतर। वैसे बुलाया कितना जाता है? 3 भारत में, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। अभी कौन सा सत्र चल रहा है? मानसून सत्र, मछली बेच सत्र। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सबसे अधिक भेजता है उत्तर प्रदेश। कितना? 80। बिहार कितना? 40। पश्चिम बंगाल कितना? 42। और मध्य प्रदेश कितना? तो 29। ओके साथियों। और उसके बाद महाराष्ट्र कितना? तो 45। कथा देख लीजिए, बिहार 40, मध्य प्रदेश 29, पश्चिम बंगाल 42, उत्तर प्रदेश 80। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो दूसरे दर्जे पर आपका कौन है? बिहार तथा महाराष्ट्र। बिहार के कौन सा राज्य दूसरे? बिहार और महाराष्ट्र। देखिए, कहता है लोकसभा सीट में 54 तथा 48 है। उस समय बिहार का 54 था, वर्तमान में तो बिहार का कितना है? मात्र 40 है। और महाराष्ट्र अभी हमसे आगे है, महाराष्ट्र 48 भेजता है, तो महाराष्ट्र और बिहार होना चाहिए। ओके साथियों, लोकसभा में 80 सीट, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र 48, तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल 42, उसके बाद तमिलनाडु 39, बिहार 40। तो हम लोग चौथे स्थान। लोकसभा में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 हुआ था। कहते हैं 1951 में 21 फरवरी 1952 को बंद हुआ था। 489 सीटों पर मतदान हुआ था। 13 मई 1952 को मतदान संपन्न। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? प्रतिनिधित्व किस? जनसंख्या के आधार पर, उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसलिए अभी बिहार की जनसंख्या बढ़ी है, तो बिहार का सीट भी बढ़ेगा 2026 में। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ओके, कार्यकाल 83(1) के अनुसार क्या? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा भंग करने का अधिकार है उपयुक्त में से किसी के पास नहीं, ये भंग ही नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12 व्यक्ति। अभी क्या है? बीपीएसएससी के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था।
अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तिगत मनोनीत किए जाते। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन चेयरमैन होते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 89 के तहत, अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा के पदेन सभापति। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा होता है और लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत की तथा वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष एमबी थुम्बा दुरई हैं। इसे भी हटा दिया गया। वर्तमान में लोकसभा के कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है। ओके साथियों, लोकसभा में वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो उस समय तो था, लेकिन अभी वर्तमान में कोई नहीं। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए 6 माह का, 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है प्रश्न उत्तर काल के बाद का समय। प्रश्न उत्तर सत्र के बाद का समय को क्या कहते हैं? शून्य काल। और शून्य काल में क्या कहता है? तो जन विशेष की समस्या कहता है। ओके, कहता है चूंकि 12 बजे शुरू होता है शून्य काल, चूंकि या मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि में शिष्ट भाषा में शून्य काल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्य काल में के मामले उठाने के लिए संसद प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय में को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली नीति कार्यान्वयन से संबंधित। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति संबंधित है? तो ये है अधीनस्थ विधान समिति। अधीनस्थ विधान संसद के अधीनस्थ विधान का समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रायोजित विधानसभा के सदस्य। आम आदमी पार्टी कैसा है? तो आम आदमी पार्टी तब राष्ट्रीय पार्टी हो गया ना। आम आदमी पार्टी वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी हो गया क्योंकि ये 4 से अधिक राज्यों में क्या कर चुका है? जीत दर्ज कर चुका है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रायोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है। उसके चुनाव निष्पादन के आधार पर उसकी क्या कहते हैं? झाड़ू है भैया, झाड़ू चल गया है। कोई भी पार्टी कैसे राष्ट्रीय पद यदि उस दल के राज्य विधानसभा में आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त हुआ है और जो क्या है इसके अतिरिक्त उसके राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए तो वो क्या है उसे यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता था, इसके अतिरिक्त 1 सीट भी जीतता है तो भी वो क्या है उन सभी दल ने राज्य के विधानसभा में कुल स्थानों में से 3% या 3 सीटें जो भी ज्यादा हो प्राप्त की। यदि उस समय राज्य के लिए आवंटित 25 सीटों के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती जाती लोकसभा के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अध्यक्षता को भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गलत है। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्यों होगा? भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं। संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक को पारित करने नहीं। ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो, ये सही है। केवल क्या होगा? केवल 4 होगा। केवल 4 होगा। ओके साथियों, अनुच्छेद 108 के तहत होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लेकिन ये किसी भी प्रकार का धन विधेयक के लिए भी ये नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक के लिए भी नहीं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान क्या है? सर्वोच्च है। दिल्ली है एक, तो दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक अभिन्न राज्य बना तो कब बना? 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत और 36वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। यह क्या है? राज्य विधानसभा में कानून पारित करके गलत है। राज्यपाल का आदेश से गलत है। संविधान गलत है। यह संसद के द्वारा होगा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। और ये भी हो भी गया है कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। किसके जयंती पे? तो बिरसा मुंडा की जयंती पे। ओके, अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसदीयता अभियान संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष को संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी M.A. वेंकट चलैया है। संविधान समीक्षा आयोग का गठन फरवरी 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस M.N. वेंकट चलैया थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2000 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अनुच्छेद 124 में मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद 124 में न्यायाधीश के
न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियमित करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़कर 13 और 1977 से 25 तथा 1930 में 33 मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त हो गए। बाद में सर्वोच्च न्यायालय में स्वीकृति क्षमता कितनी है? अभी तो ये कितना है? 34 है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पे करता है? तो कोलेजियम सिस्टम के सलाह पे। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यातव्य है कि उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है 65 वर्ष है। कितना वर्ष है? 65 वर्ष। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसे लिखकर दे सकते हैं? तो राष्ट्रपति को लिखकर दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिखकर दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन स्वतंत्र शक्तियां आपका प्रारंभ है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून का अवैध घोषित कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा। ओके साथियों, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत की न्यायिक प्रणाली जो है कानून द्वारा स्थापित। भारत की न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की परंपराओं पर आधारित है। संविधान और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। पता है किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसे राज्य का राज्यपाल? राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्य का राज्यपाल भाग 3 में, भाग 6 में 153 से लेकर 167 तक राज्य के राज्यपाल के बारे में बताता है। राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। अभी बिहार के कौन है? पी के साई। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद के एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, ये सभी क्या है? सम्मिलित है। ओके साथियों, अनुच्छेद 168 के अनुसार, अनुच्छेद 168 से राज्य की विधायिका में जो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद है जहां इसका अस्तित्व। और वर्तमान में विधान परिषद कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसे करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पद में निहित है। तो ये क्या? अनुच्छेद 175(2) के अनुसार, अनुच्छेद 175(2) के अनुसार जो पद में निहित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संसद या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन के भेज सकता है। जिस पर सदन की कोई संदेश भेजना हो वह क्या है? सदन में चला जाता है। किसके द्वारा? तो महाधिवक्ता के द्वारा। भारत के राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद होता है। कौन होता है? विधान परिषद। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। आर्टिकल 168 के तहत है। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते थे? डी, उद्योगपति श्रेणी से। संविधान का अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष के लिए, स्नातकों द्वारा 112 सदस्य 3 वर्ष के अध्यापन के लिए लगे चुने और 1/3 सदस्य। ओके, किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में? तो ये किया जा सकता है साथियों केंद्रीय संसद के द्वारा। लेकिन इसके लिए क्या? तो 169(1) के अनुसार, 169(1) के अनुसार अगर किसी राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से, राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास भेजती है, तब केंद्र क्या कर सकता है? विधान परिषद को समाप्त या बना सकता है। बिहार में विधान परिषद बेकार है, खाली पैसा का खर्च, फिजूल खर्ची। निम्नलिखित में से कहाँ विधान परिषद है? तो विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। ये राज्य कौन है साथियों? ये राज्य है आपका बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में क्या है? विधान परिषद। तो बिहार 1, महाराष्ट्र 2, कर्नाटका 3, उत्तर प्रदेश 4, आंध्र प्रदेश 5 और तेलंगाना 6। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है? तो यहाँ एगो मात्र बिहार है, तो आपका क्या होगा? केवल 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की रचना, अनुच्छेद 176
में राज्यपाल के विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभा की संरचना, अनुच्छेद 176 में विधानसभा विशेष अधिवेशन, विधानसभा का अध्यक्ष। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो उपाध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 179 के अनुसार अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देगा। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया था। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, ये फैसला दे दिया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है, दे दिया है। 3 तलाक का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में आया था, और किसके कहने पाया था, सायरा बानो के कहने पाया था। इसके पति ने इसे क्या किया था, 3 तलाक देते, तलाक तलाक तलाक। तथा इलाहाबाद न्यायालय ने 1994 में निर्णय लिया रहमतुल्लाह बनाम स्टेट यूनियन में। तथा निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय में से कौन सा एक अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक केंद्र या राज्य शासित, मुंबई भी एक से अधिक केंद्र या गुवाहाटी। ओके, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने एक से अधिक राज्यों के लिए इसकी क्षेत्र अधिकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली, दमन द्वीप है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है, एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का स्वाधिकार मुकदमा है। क्या है, स्वाधिकार। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदाय ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने दावे पेश किए। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है, अनुच्छेद 324। कौन, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद एवं राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार करने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता है, अनुच्छेद 13 है। कौन सा, अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ व राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनती या न्यून करती है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन से बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन मात्र तक अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य के मध्य संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा है। अनुच्छेद 326 जो है, 326 क्या है, तो लोक सेवा व विधानसभा का निर्वाचन व्यक्ति मताधिकार का होना चाहिए। ये क्या, अनुच्छेद 306। में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में, संवर्ती सूची में क्या है आपका, शिक्षा। शिक्षा किसमें, संवर्ती सूची में है। कृषि किसमें है, कृषि और पुलिस ये राज्य सूची में है। रक्षा किसमें आती है, केंद्र सूची में है। ओके साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा धारा 57 द्वारा इसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया, किसे, शिक्षा को। ओके साथियों, भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषय को केंद्र राज्य के लिए निश्चित कर दिया गया है। संघ सूची, राष्ट्र सूची एवं संवर्ती सूची। शिक्षा प्रारंभ में राष्ट्र सूची में शामिल था, जिसे महत्व निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त अनुच्छेद 280 के तहत। अभी कौन सा आयोग है, तो 15वें वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह है, एनके सिंह है। ओके साथियों, कहता है केंद्र एवं राज्यों के बीच, और एनके सिंह ने क्या प्रस्ताव दिया है, 45% अपना जो केंद्र है अपना राजस्व का राज्यों को दे। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, भारत में संघीय वित्त आयोग राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। तथा योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, योजना आयोग 15 मार्च 1950 को हुआ था। अब इसके स्थान पर क्या है, 1 जनवरी 2000 किससे, 1 जनवरी 2015 से क्या है, नीति आयोग है। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर क्या है साथियों, नीति आयोग है। कहता है उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। 13वीं लोकसभा का स्पीकर कौन चुना गया, तेलुगु देशम पार्टी। तो कहता है 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC
बाला योगी थे तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य। यह दल राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए में साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। भारत में तेलुगु देशम, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? चुनाव आयोग के पास। आर्टिकल किसके तहत? 324 से लेकर 328 तक क्या है? चुनाव आयोग है। भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है, सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल हुआ है जिसे 4 या 80 राज्यों में मान्यता प्राप्त है। जैसे अभी कौन है? आप बन गया है आम आदमी पार्टी। 1999 का आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय पार्टी और 48 राज्य स्तरीय पार्टी थे। तो उपयुक्त में क्या है? सभी सही है। 1951 में तो ये क्या है? अभी बदलते रहता है, तो ये सब आपका सही है। अभी भी क्या है? कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, बहुजन समाज पार्टी हट गया है, एनसीपी है और तृणमूल कांग्रेस है और नेशनल पीपुल्स पार्टी की जगह क्या? आम आदमी पार्टी आ गया। ओके साथियों, भारत के किस वर्ष सहकारिता आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध के परिवर्तन की संस्कृति का अधिकार प्राप्त था ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया? ये 1987 में। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग का संबंध किससे? केंद्र राज्य संबंध से। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1987 में। सरकारिया आयोग ने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 1987 में। सरकारिया आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया। 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र राज्य केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सभापति पंचायत 247 पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा। राज्य चुनाव आयोग राज्य सरकार के द्वारा, और इसके लिए अलग से राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद 40 में पंचायतों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। पंचायती राज विषय है, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये क्या है? तो ये भाग किस में है? तो 9-11 में है। तथा पंचायती राज में 29 कार्यों की सूची के अनुच्छेद के तहत दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची दी गई है। अनुच्छेद 243 जी के तहत, अनुच्छेद 243 जी के तहत 29 कार्यों की सूची दी गई है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी अनुच्छेद 243 छह के अनुसार पंचायतों का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना तैयार करने का क्या अधिकार है? कहता है 11 ये किसमें जोड़ा गया था? 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। क्रियान्वित करने को उत्तरदायी सौंपा गया। 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत संबंधी कितने विषय शामिल है? 29 विषय शामिल। निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है साथियों ग्रामीण खेल। ग्रामीण खेल संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेख है, जिसमें 29 विषय है। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यवसाय, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु जल बिजली। निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है ग्राम पंचायत का निर्माण। किसका निर्माण? ग्राम पंचायत का निर्माण। और ग्राम पंचायत में क्या होता है? सभी 18 वर्ष से 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 40 है। पता है आपको? अनुच्छेद 40 अभी भी कराए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत गठन? अनुच्छेद 40 अभी अभी कराए हैं। मतलब सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो संसद इसमें क्या है? इसकी सरकार की 3 श्रेणियां होती है, सही है। इसका लक्ष्य गांव में सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को प्रदान करना, सही है। जिला परिषद इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, बिल्कुल सही है। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं जिला स्तर पर पंचायती राज्य का उद्देश्य पंचायती राज्य की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। 3 स्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत समिति और जिला परिषद। पंचायती राज्य का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ग्राम वासियों में पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, जिसमें वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें। तथा सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। किसकी? तो स्थानीय जनता की। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य के लिए कहता है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है सामुदायिक विकास का, लोगों की हिस्सेदारी का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का। तीन में सभी पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में गठित किया गया है। आर्टिकल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 के तहत अनुच्छेद 40 में दी गई है और अनुच्छेद 73वां संविधान 1992 होता है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज का स्थापना की, उसके अध्यक्ष कौन है? उसके अध्यक्ष थे साथियों बलवंत राय मेहता।
1957 में गठित हुई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था। ठीक है ना साथियों, इसके उद्देश्य की ग्रामवासियों की शक्ति। 1977 में अशोक मेहता समिति भी आई थी। 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसने 2 स्तरीय पंचायती गठन। 1985 में जेकीबी समिति, कब 1985 में जेवी के समिति राव समिति का गठन किया गया। 1986 में एमएल सिंघवी समिति ने, और 1988 में पी के थुंगन समिति। याद रखिएगा, पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, उसके बाद क्या अशोक मेहता समिति की गठन 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उसके बाद जीकेबी समिति 1985, एमएल सिंघवी समिति 1986, एमएल सिंघवी समिति 1986, और क्या कहता है पी के थुंगन समिति 1988, पी के थुंगन समिति 1988। ओके साथियों, बाद में पंचायती राज के अनुशंसा डैश के लिए बनी समिति बलवंत राय मेहता समिति। ओके, भारत में कौन सा विकेंद्रीकरण विशिष्ट नहीं है, तो ये है आपका क्या चीज, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास का जागृत नहीं होना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ हुआ था, कहाँ, और राजस्थान के बाद कहाँ प्रारंभ हुआ था, आंध्र प्रदेश में 40 में। 1957 बलवंत राय मेहता। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में शुरू हुआ था। पंचायती राज सर्वप्रथम था राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, तो ये क्या था, अशोक मेहता समिति ने। किसने, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत बनाने की। और अशोक मेहता समिति गठन कब हुआ था, 1977 में हुआ। ओके, जीकेबी राव समिति का गठन कब हुआ था, 1987 में हुआ था। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था, 1987 में हुआ था, लेकिन ये किसके लिए था, तो केंद्र राज्य संबंध के लिए था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता, जरूर सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ये नहीं आता है साथियों। पंचायत राज प्रणाली की किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। बिहार किस राज्य या पंचायत राज संस्था में स्त्रियों को 50% आरक्षण है, बिहार में। बिहार तो 1 2 3 4 सभी में, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सबों में क्या है, महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को क्या किया गया, वैध किया गया। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों से महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था, ये आपका कौन था, ये था बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। 73वें संविधान संशोधन कानून में वैधानिक शुरुआत किस संस्थान किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा। ओके, 73वां संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, 64वां संविधान संशोधन बिल। कहता पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने वाला अनुच्छेद हुआ था 73वां संविधान, जबकि वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। इस बिल को तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न हो सके के कारण व्यापक हो गया, और तत्पश्चात 72वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक 1991 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित 73वां संविधान 92। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। अगला है संविधान का 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्था। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनरीक्षा। न्यायिक पुनरीक्षा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का, और ये क्या है, आर्टिकल 139 में। ओके, तथा भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन कब हुआ था, प्रथम संशोधन 1951 हुआ था, और ये क्या था, भूमि सुधार संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया था। इस अनुच्छेद के द्वारा 15 के 1, 19 को 1, 19 का 2, 31, 85, 87, 174, 76, 41, 42, 43 हो सकता। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला देखिए साथियों, कहता है, हो गया, हित करा दिए। कहता है पिछड़ी जाति आयोग का प्रथम सभापति कौन थे, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे बाबा काका काले साहेब कालेलकर। बाद में संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति को आदेश द्वारा अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता था, राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत के राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है, तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन करेगा, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन करता है नियुक्त, तो ये करता है राज्य के राज्यपाल। राज्य
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकता है कि जिन अधिकारों का संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को नियुक्ति 315 से लेकर 300। कहता है भारत में मतदान के प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण है MI3। वीवीपैट क्या है? MI3 है। वीवीपैट क्या है? इसमें क्या है, आपका जो है वोट जिसको दीजिएगा उसका चुनाव चिन्ह आ जाएगा। ओके, और आपका वोट गिरा कि नहीं वो भी। तथा निर्वाचन से समस्त प्रक्रिया तंत्र को अधीनस्थ करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम पर एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना अनुच्छेद 324 में की गई। और इसने क्या किया? वीवीपैट का प्रयोग किया। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट रोल। भारत में वरीयता क्रम में से कौन से पहले आता है? भारत में वरीयता क्रम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है वरीयता क्रम। यूपीएससी का अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। ये तीनों एक में ही आता है, इसलिए जवाब क्या होगा आपका? ये होगा। वरीयता अनुक्रम में राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों का रैंक ऑर्डर इस प्रकार है। 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वरीयता क्रम में एक समान 9 के क्रम में रखा गया, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें और उसके बाद 17वें क्रम में रखा गया था। विकल्प क्या ही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 से संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद मुकदमों तथा कार्रवाई से संबंधित है, अनुच्छेद 300। ओके साथियों, अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्रवाइयों का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और क्या समागम का निर्वाध आरोपित करने के क्या है? अनुच्छेद 302 एक और है, पता है ना आपको कौन सा है? आज की सभा यहीं बर्खास्त की जाती है। अब हम लोग अगले दिन मिलेंगे किसमें साथियों? सम्मान भूगोल में। सम्मान भूगोल आ गया है, एकदम फटाफट कार्यक्रम चल रहा है। आपके एग्जाम के लिए एकदम धुआं सीरीज चला रहे हैं, ताकि आप क्या करें, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए तो क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करके आए। इसके लिए हम आपको क्या है साथियों, तो पॉलिटी करा दिए, हिस्ट्री करा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? भूगोल करेंगे। अगले वीडियो में कंप्लीट भूगोल होगा। ओके, पहले हम लोग विश्व का भूगोल कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग भारत का भूगोल कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि भारत के भूगोल से ज़्यादा सवाल आता है, विश्व के भूगोल से कम सवाल आएगा और 120 ही सवाल है, उसमें मैथ रीजनिंग भी है। ओके साथियों, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए सर्विस क्लासेस केजीजी पे। ऐसे ही दमदार वीडियो आपको मिलते रहेंगे। भारत का भूगोल होगा, विश्व का भूगोल होगा और उसके बाद क्या होगा साथियों? उसके बाद आप और हम कि कारवां आगे बढ़ेगा। विज्ञान करा दिए आपका, उसके बाद क्या किया? इतिहास करा दिए, भारत का भूगोल करा, उसके बाद सारा बुक को एक जगह करा देंगे। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था होगा। ओके, आइए अब आपको क्या करना है, जैसे मध्य भारत में क्या है? मध्य भारत में राजवंश का सही क्रम क्या है? तो हर्यक से सुनाग, नंद और शुंग और कण्व। उसके बाद शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था 2वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में। ओके, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ पर कीमती उपहार प्राप्त किए थे? अंग एवं मगध में। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। और पुष्यमित्र शुंग ने उसे क्या किया था? हरा दिया था। चंद्रगुप्त का प्रथम राज्याभिषेक कब हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध की धरती पर 319 में। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक गुप्त वंश की स्थापना की थी 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य कहता है किस शासक ने वैशाली में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से प्रताप किया था। ओके, कहता है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि किसे दी थी? तो पाटलिपुत्रा में। किस शासक से श्रीलंका के राजा अमोघवर्षन गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के कवि कौन थे? हरिसेन। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ साथियों। मंदिर का निर्माण विकास गुप्त काल में। चीन किस यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था? 3 साल रहा था और ये किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। पाटलिपुत्र और उज्जैन गया था, धार्मिक राजधानी उज्जैन थी। आर्यभट्ट के संबंध किस नगर से? पाटलिपुत्र से, तारागण से। गुप्त काल में एक सुंदर कार्तिकीय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? शाहबाद से। शाहबाद से। ओके, दक्षिण भारत में मंगाई थी। तथा बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? सुल्तानगंज से। और सुल्तानगंज में कौन सा? तो महायान संप्रदाय था। राजगीर में मणिनाग मंदिर में पत्थर पर गोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नागिनों के चित्र है, गुप्त काल से। किससे संबंधित है? गुप्त काल से। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सनातन व्यक्तियों का लगाव है यहाँ पे। भगवान विष्णु है। ओके, कहता है राजगिरी में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। जरासंध अखाड़ा क्या है? बृहद्रथ वंश का जरासंध, महाभारत में। जय संहिता में गुप्त काल में, नालंदा राजगीर में। तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त। तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? गोविंद गुप्त था आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? 320 ईस्वी में।
319 सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र में विजय किस गुप्त शासक ने किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने? किस गुप्त शासक ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किया था? समुद्रगुप्त ने। प्रयाग प्रशस्ति लेख समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी मिलती है, इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। भारतीय साम्राज्य के पतन के कौन से कारण थे? तो हुर्रियों का आक्रमण, सही है। प्रशासन में समानता स्वरूप, सही है। कमजोर शासक, सही है। आर्थिक संकट, सही है। 1 2 3 4 सभी क्या है? भारत में महिरी कुल का आक्रमण किस शासनकाल में हुआ था? नरसिंह गुप्त के कारण। भारत में महिर कुल का आक्रमण किसके शासनकाल में? गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे आपके, ये योगदान करने वाले विद्वान कौन थे? बारहमीर, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। और पाणिनि क्या थे? तो ये पतंजलि के शुंग वंश के समय था। पाणिनि क्या था? पाणिनि और पतंजलि शुंग वंश के समय में था। मगध में प्रतिवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? कृष्णगुप्त। प्रतिवर्ती मगध में कृष्णगुप्त मजबूती से अंतिम प्रयास किया। मगध में किस प्रतिवर्ती शासक ने मौखरी शासक से पराजित किया था? कुमारगुप्त तृतीय ने। कुमारगुप्त तृतीय ने। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व घोषित किया था? तो माधव गुप्त को हर्षवर्धन ने मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि घोषित किया था। किसने? हर्षवर्धन ने माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि। हर्षवर्धन के मनोप्रांत बिहार के क्षेत्र में किस कुछ समय के लिए तिब्बत के संप्रभुता स्थापित, जिसका अंत किया था आदित्य सेन ने। किसने किया था? आदित्य सेन ने। मगध के किस प्रतिवर्ती शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। आदित्य सेन ने। मगध में किस प्रतिवर्ती शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? कृष्णगुप्त को। 530 ईस्वी में शासक था मगध का, आतंक का सामंतों का। मगध में हर्षगुप्त क्या था? हर्षवर्धन ने क्या किया था? वीर योद्धा था। कुमारगुप्त क्या था साथियों? कुमारगुप्त महाराजा धीराज। जीवित गुप्त क्या था? तो जीवित गुप्त जो है राजाओं का सिरमौर। और आदित्य सेन क्या था? परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। किसने? आजाद गुप्त। मगध के किस प्रतिवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में यह कहा गया उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? जीवित गुप्त के बारे में। जीवित गुप्त। मगध के किस प्रतिवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वांग त्वंग्स भारत आया था? आदित्य सेन। किसके साल में? आदित्य सेन। ओके साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आप देख रहे थे साथियों क्या चीज? आप देख रहे थे हमारा ये क्लास देख रहे थे आप, एकदम दबा के लाइक सब्सक्राइब शेयर करने वाला क्लास। यही क्लास है आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 69 बीपीएससी एंड बिहार दरोगा स्पेशल पीवाईक्यू सीरीज। बीपीएससी में पूछा गया संपूर्ण भारतीय राज्य व्यवस्था 50 से 60 प्रश्न सवाल ये ही आएंगे। अब की बार बेरोजगारी से मुक्ति पक्का। ये लड़की बन गई है, देखते हैं वकील, आप भी बन जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। ओके साथियों, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा हमारे अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी को। जय हिंद, वंदे मातरम।